बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार। अम्ल तथा क्षार और विभिन्न परिभाषाओं और उसको उदाहरणों के आधार पर हम अम्ल और क्षार को समझेंगे। सबसे पहले आर्हीनियस के अनुसार क्या होता है, इसको समझें कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH आदि। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन देते हैं। जैसे हम HCl को आयनित करेंगे तो यहाँ से H आयन निकलेगा। इसी प्रकार से अगर हम HNO3 को आयनित करेंगे तो यहाँ से भी H आयन निकलेगा। इसी प्रकार से ये तो हमने अम्ल की परिभाषा दी कि क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने विलयन में OH आयन देते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस आदि। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने विलयन में OH आयन देते हैं। NaOH को अगर हम आयनित करते हैं तो ये Na आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन ये देगा। इसी प्रकार से अगर हम CaOH का होल ट्वाइस इसका आयनन करें तो Ca2 प्लस 2OH माइनस ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। तो इस प्रकार से आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो विलयन में OH आयन देते हैं। क्लियर हो गया? अब हम इसमें एक नोट लिखते हैं कि क्षारों में शुद्ध अवस्था में OH आयन उपस्थित होता है, जबकि NH3 में नहीं। अतः NH3 बेस है, क्षार नहीं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन भी आता है कि अमोनिया बेस है या क्षार, स्पष्ट करिए। तो क्षारों में क्या होता है कि शुद्ध अवस्था में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित रहते हैं, लेकिन अमोनिया में ऐसा नहीं है, इसलिए अमोनिया बेस है, क्षार नहीं है। बेस वे पदार्थ होंगे जो जल के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। क्लियर हुआ? तो NH3 क्या करता है? NH3 जल के साथ मिलकर NH4OH बनाएगा और ये विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषाओं पर। आधुनिक परिभाषा सबसे पहले ब्रॉनस्टेड तथा लॉरी के अनुसार, ब्रॉनस्टेड तथा लॉरी के अनुसार सबसे पहले हम अम्ल को देखेंगे। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को, अन्य माने किसी भी दूसरे पदार्थ को
वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl को जल में घोलने पर यह जल को H आयन देता है, अतः HCl एक अम्ल है। अब इसकी रिएक्शन को देखेंगे कि HCl ये जल को H आयन यानी प्रोटॉन देगा, ये H यहाँ आके H2O में लगेगा, तब बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, इसे कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, और Cl आयन बचा रह जाएगा। हो गया। इसी प्रकार से वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन लेते हैं, क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर अम्ल में क्या था? वे पदार्थ जो दूसरे अन्य पदार्थों को प्रोटॉन देते थे अम्ल कहलाते थे, अर्थात प्रोटॉन दाता अम्ल हो गए। और यहाँ पर क्या है कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं क्षार कहलाते हैं, अर्थात प्रोटॉन ग्राही क्षार हैं। जैसे NH3 को जल में घोलने पर यह जल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब यहाँ समीकरण देखें, NH3 जल को हम इस प्रकार से लिखें HOH, तो यहाँ पर H प्रोटॉन के रूप में इस NH3 से लगेगा, तब बन जाएगा NH4, और ये हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ अमोनिया ने जल से प्रोटॉन लिया, अतः ये क्षार है। तो नोट यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? अतः अभी हमने बताया था प्रोटॉन दाता अम्ल, अतः प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। अब आते हैं लुईस अम्ल और लुईस क्षार पर। ये क्या है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म है, दान करते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे H2O, C2H5OH, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, अमोनिया, एमीन ये 1 डिग्री एमीन है, R2NH ये 2 डिग्री एमीन है, ईथर आदि ये सब क्या हैं? लुईस क्षार हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो इसको हम इकट्ठे नीचे उदाहरण दे करके समझा देंगे। अब आते हैं दूसरा कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसी का बिल्कुल पलट देंगे, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म
ग्रहण करते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। इतना समझ में आया? कौन ग्रहण करेगा? वही ग्रहण करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, जैसे AlCl3, FeCl3, SO3, HIN, NH4+, Cl+, Fe+2, Cu+2 आदि, ये सब क्या है? लुईस अम्ल हैं। तो जितने भी धनायन हैं वो सारे के सारे लुईस अम्ल होते हैं, और जितने ऋणायन होते हैं वो सारे के सारे लुईस क्षार होते हैं। आप इतना तो आपको समझ में आ गया। तो लुईस क्षार और लुईस अम्ल को एक छोटे से डिफिनीशन में हम कैसे बोलेंगे? नोट। अतः इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस क्षार तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को बोलेंगे लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को बोलेंगे लुईस अम्ल। जैसे हम इसको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। अमोनिया तथा BF3 से मिलकर बना लवण। अब इसमें क्या है? इसमें अमोनिया इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही लिखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमोनिया लुईस क्षार है और BF3 लुईस अम्ल होगा। तो हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर बनाए। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में यानी संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 हाइड्रोजन के साथ एकल सहसंयोजक बंध बना लेता है। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है? बोरान की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 3 फ्लोरीन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक द्वारा अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाता। अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम रहते हैं। क्लियर हो गया? जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु अष्टक से 2 ज़्यादा है। ठीक है? पूरे हैं, लेकिन इसमें हम ज़्यादा नहीं कह रहे। अष्टक पूरा होने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म खाली बचे हैं, शेष बचे हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। जबकि इसके पास अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 खुद के और 3 फ्लोरीन से मिले 6 ही हुए। अब यह इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा। और दान कैसे करेगा? वो उपसहसंयोजी बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान होंगे। अब यहाँ हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ध्यान से देखिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बोरान 3 फ्लोराइड यानी फ्लोरीन को दान करेगा। अब ये समझ में आया? तो ये एक लवण बन गया जिसमें इसने दान किया, अर्थात ये क्या हो गया? लुईस क्षार। इसने ग्रहण किया तो ये क्या हो गया? लुईस अम्ल। तो हम यहाँ कहेंगे लुईस क्षार और ये हो जाएगा लुईस अम्ल। इतना समझ गए?